हाँ, चले बच्चों, नमस्कार। एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा संदेश यही है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा जो है ना परिस्थितियों और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऐसे क्या रहेगा, अगर ये दो बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएंगे ना कि फल जो है परिस्थितियों और भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए तो बड़ा बिंदास जीवन जिएंगे, मस्त रहेंगे। जानते हैं ना, आपको शायद नहीं पता है कि जो होना होता है वो होकर रहता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है। अगर ऐसा है तो हम क्यों विपत्तियों का पहाड़ अपने सिर पर ला दे। हाँ, हमारा जो नैतिक कर्म है, जो हमारा ड्यूटी है, उसको हम करते रहें और जैसे हो रहा है परिस्थितियों के अनुसार हम चलते रहें, हाथ पांव मारते रहें। बहुत हाय तौबा नहीं करना चाहिए। चलिए, हम आप लोगों को वीडियो दे चुके हैं, जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास एक वीडियो जा चुकी है, दूसरी वीडियो आपको मॉड्यूल हिस्ट्री मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर जा चुकी है, तीसरी वीडियो आपको पहुंचे तीसरी क्लास आपकी आधुनिक भारत के इतिहास पर देख रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में शुरुआत ही है यूरोपीय कंपनियों का, देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यानी यूरोप से कंपनियां आई थी ग्रुप बना करके। थी तो बहुत सारे, 5-6 हैं, 4 महत्वपूर्ण है, उसमें सारे का उद्देश्य व्यापार करना था। आइए हमारे साथ नोट कर लीजिए। पहली कंपनी जो थी उसका नाम है ये देखिए पुर्तगालियों के बाद दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज और चौथे में बता दे रहे हैं महत्वपूर्ण है डेन, और 5 नंबर फ्रांसीसी और 6 नंबर स्वीडिश। सबका नाम ले लिए हैं, अभी इसको हम क्लियर करते हैं। 6 नंबर, ये 6 कंपनियां थी। सभी का उद्देश्य व्यापार करना। 3 बातें नोट कर लीजिए। 6 कंपनियों का उद्देश्य व्यापार करना पूर्वी देशों के साथ। किताबों में पूर्वी देश लिखा हुआ है, भारत के साथ। सभी जल मार्ग से आए थे। उद्देश्य इनका था बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के व्यापार पर कब्जा करना। ध्यान दीजिएगा, सेंटर केंद्र वही बनाए थे, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। ठीक है, सभी यूरोप से अलग अलग देश, सभी जल मार्ग से, सभी का उद्देश्य व्यापार करना था। अब देखिए कंपनियों का ना 3 ग्रुप बना लीजिए कि ये तो हो गया आपका, कह लिया जाए कंपनियों का नाम हो गया। अब यहीं पर आप देखेंगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। यहाँ 3 ग्रुप बनाना है। ईस्ट, अभी समझाते हैं। ईस्ट एक चार्ट बन जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये दूसरा ग्रुप हुआ। ठीक, और तीसरा तीनों का लिख लेंगे कि 6 का प्रथम कारखाना, ये देखिए एक ग्रुप बना, ये चार्ट बन जाएगा 6 का। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498। सामने लिख लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498। अभी तक आप यही जान रहे थे ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना 1600 में अंग्रेजों। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी सबके बारे में अभी हम बताएंगे, लिख लीजिए इसको ना, तब हम कंपनी को क्लियर करते हैं। इसी तरह चले आइए कि 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब आप लोगों का कहना है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब यहाँ फैक्ट्री नहीं है, ये भी जानिएगा। कंपनी का मतलब यहाँ व्यापारियों का ग्रुप अपने अपने देश से व्यापारियों का ग्रुप बना करके भारत पूर्वी देशों से व्यापार करने चले ये लोग। अब देखिए, जिस समय उस देश की गवर्नमेंट व्यापारियों के ग्रुप को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए स्वीकृति दी थी, देख रहे, पूर्वी देशों से व्यापार करने की स्वीकृति इन लोगों को मिली, उसी को क्या मान लिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। जैसे 1498 में पुर्तगाली सरकार व्यापारियों के कंपनी को मंजूरी दे दी कि जाओ पूर्वी देशों से व्यापार करो। 1602 में देख रहे, डच अंग्रेजों के पहले आए थे, किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुई है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद हॉलैंड गवर्नमेंट व्यापारियों के ग्रुप को बाद में मंजूरी दिया। देख रहे हैं 1602 है, 1600 है, यहाँ 16। इसी तरह ये क्लियर हो गया। यहाँ जान लीजिएगा, यहाँ कंपनी का मतलब फैक्ट्री नहीं है बल्कि व्यापारियों का ग्रुप। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस समय उस देश की गवर्नमेंट व्यापारियों के समूह को मंजूरी दी, उसी को माना गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक आप यही जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, गलत था। वहाँ क्या लिखेंगे कि वहाँ ये जोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब आइए आगे। इसका तो कारखाना, पहली फैक्ट्री कब और कहां, सबके नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 कहां, कोच्चि, जिसको पहले हम लोग कोचीन कहते थे ना, वही कोच्चि, पुर्तगालियों का पहला कारखाना। अरे भाई, कारखाना स्थापित करेंगे तब तो आयात निर्यात करेंगे। पहला कारखाना इनका। ठीक इसी तरह नीचे चले आइए, डचों का पहला कारखाना 1605 कहां, दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम, दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ था पहला कारखाना। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, दोनों अलग अलग रखना पड़ेगा। ये देखिए 1503 है और यहाँ 1498 है। ये 1605 है और यहाँ 1602 है, यहाँ 1600 है। आगे बढ़ाइए, अंग्रेजों की पहला कारखाना है तो 1611, कहाँ, यही
मछलीपट्टनम, सामने लिख दीजिए अस्थाई कारखाना। ये देख रहे 1611 मछलीपट्टनम में जो इनका हुआ था ना, ये अस्थाई था। वैसे आप देखेंगे तो अंग्रेजों का अस्थाई कारखाना 1613 कहाँ, सूरत में स्थापित हुआ था। ये देखिए बाद में पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे, ये अस्थाई कारखाना, ये अस्थाई कारखाना, ज्यादा आपको अस्थाई आता ही है। चलिए डेनों का है 1620 कहाँ, ट्रांके बोर, ये कर्नाटक में है। ये देखिए थोड़ा नाम कठिन है, ट्रांके बोर कहाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिए तंजौर कर्नाटक, ट्रांके बोर तंजौर कर्नाटक। फ्रांसीसियों पर आइए, फ्रांसीसियों में 1668 कहाँ, सूरत, ये देखिए गुजरात, ये और इनकी कंपनी नहीं स्थापित, कारखाना इनका नहीं स्थापित हो पाया था। क्लियर हो। आइए 2-3 बातें इसमें। बात डेन लोगों का क्या हुआ था, डेन लोग बाद में न, बाद में ये जो भी कारखाना था डेनों का, वो अंग्रेजों को बेचकर भारत से ये लोग वापस चले गए। डेन ठीक है। स्वीडिश लोग क्या किए, ये चीन के साथ अपना व्यापारिक संबंध कायम कर लिए। देखिए 2 निकल गए ना, बताए हैं सब हम। स्वीडिश चीन के साथ व्यापारिक कायम स्थापित कर लिए। अब आपके महत्वपूर्ण बच्चे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, 4 देख रहे, क्लियर हो चुका। पुर्तगाली 1498 में पुर्तगाल। अच्छा, पुर्तगालियों के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि पुर्तगाली आए सबसे पहले, गए सबसे बाद। नोट कर लीजिए 1961, ये देखिए 19 स्वतंत्रता के बाद 1961 में पुर्तगालियों को गोवा, पुर्तगाल नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, पुर्तगालियों को गोवा, दमन द्वीप। चलिए ठीक है, अभी हम बताते हैं कि यहां दिखा देंगे कि 1961, ये पुर्तगालियों के संबंध में है, गलती मत कर दिए। गोवा दमन दीव से इंडिया गवर्नमेंट सैनिक कार्यवाही करके खाली कराई थी। क्लियर हो गया ना कि पुर्तगाली आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में। क्लियर हो गया। एक बार रिवीजन करके निकल चलते हैं, इसको उठा लेंगे हम। हमको लगता है आज के लेक्चर में हम लोगों का यही हो पाएगा। ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इनका पहला कारखाना 1503 कोचीन। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, डचों का पहला कारखाना 1605 दक्षिण भारत मछलीपट्टनम, और अंग्रेजों का पहला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, इनका पहला कारखाना 1611 दक्षिण भारत मछलीपट्टनम, और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, और इनका पहला कारखाना 1620 ट्रांके बोर तंजौर कर्नाटक। याद रखिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, किंतु कारखाना 1668 सूरत, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। देख ना 1731, और इन लोगों का कारखाना नहीं स्थापित हुआ। एक नंबर पे आ गए हम। पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश, हेडिंग दिखाइए, हेडिंग पड़ गई, ये देखिए हेडिंग आपकी पड़ गई पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश।
क्लियर हो गया ना? ये या एक एक करके आ, चलिए नोट करते चलिए। हम पूरा जितना कुछ पुर्तगालियों के संबंध में बना है सारा कुछ क्लियर का अभी बता करके आए हैं ना। अभी बता करके 3 क्वेश्चन हम आपको बता करके आए हैं कि पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, किंतु गए सबसे बाद में। 1961 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 में इंडिया गवर्नमेंट सैनिक कार्यवाही के द्वारा पुर्तगालियों को इंडिया से हटाई थी, बाहर की थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498, पुर्तगालियों का पहला कारखाना। क्लियर हो गया ना? ये देखिए अभी हम आपको बता के आए, पुर्तगालियों का पहला कारखाना 1498, ठीक है। पुर्तगालियों का पहला कारखाना 1503 अभी लिखे थे ना, कोच्चि। आगे बढ़ाइए 1492, अब आगे हम लेके चल रहे हैं। ये देखिए कि 1492 का समय है। 1492 में स्पेन, नोट कर लीजिए, स्पेन निवासी कोलंबस, स्पेन निवासी कोलंबस। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य देखिए, कोलंबस क्या उद्देश्य लेकर चला? यूरोप से, ये देखिए, यूरोप से भारत तक के लिए एक नया व्यापार करने के लिए नया समुद्री मार्ग व्यापार करने के उद्देश्य से, नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला। क्लियर हुआ ना? यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजूंगा। पुराना मार्ग था किंतु बड़ा कठिन दुष्कर मार्ग था, कठिन दुष्कर। व्यापारियों का बेड़ा फंसकर मर जाता था, कोहरा वहरा छाया रहता था, ठीक। ये चला कोलंबस कहां? ये देखिए, कोलंबस निकला तो भारत के लिए, चला गया अमेरिका, चला गया अमेरिका की तरफ। अब देखिए इस अधूरे कार्य को कौन पूरा करने जा रहा है, ये देखना है हम लोगों को। अब देखिए क्या हो रहा। 1498, ध्यान दीजिए, 1498 में पुर्तगाली, लिख लीजिए, पुर्तगाली निवासी, क्या नाम है? पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा। इस उद्देश्य यही है, वास्को डी गामा कहाँ? ये देखिए, यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला। कोलंबस का अधूरा कार्य यही पूरा करेगा, दिमाग लगाइए। निकला, अब अफ्रीका का चक्कर करता हुआ, नोट कर लीजिएगा, अफ्रीका का चक्कर करता हुआ आ रहा, जल मार्ग से आ रहा। बता रहे सारी कंपनियां जल मार्ग से आई थी, सबका उद्देश्य व्यापार करना, भारत में बसना नहीं। अफ्रीका का चक्कर करता हुआ कितने दिन? 90 दिन। ध्यान दीजिए, 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद, देख रहे, 90 दिन मतलब 3 महीना हो गया। 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद जल मार्ग से आ रहा था। तो हमारे यहाँ अरब सागर कहाँ से शुरू? गुजरात से शुरू हो जाता है। ये देखिए आ गया 90, गुजरात पहुंचा है। जब 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद गुजरात पर, गुजरात का एक साथी मिल गया, इसको मित्र मिल गया, गुजराती। क्या नाम है? गुजराती, ये देखिए, गुजराती अब्दुल मनीद, साथी मिल गया अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद कहा कि चलो मित्र, जहां व्यापार का गढ़ है हम वहां पहुंचा देते हैं। अब यहीं से उतरने लगे सब नीचे। अब देखेंगे मालाबार तट, केरल पहुंच गए। तो अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डी गामा अपने जहाजी बेड़ा को कहां उतारा था? केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह, ये देखिए, मालाबार तट, कालीकट, इसको याद रखिएगा, प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पर वास्को डी गामा अपना जहाजी बेड़ा उतार दिया। जिस जहाज से चल रहा था, जहाजी बेड़ा उतारा। यहां पर अरबी पहले से व्यापार कर रहे थे, दुश्मनी करने लगे। कालीकट का हिंदू राजा, क्या नाम है?
कालीकट का हिंदू राजा, लिख लीजिए जमोरिन, ये देखिए कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन वास्को डिगामा का बड़ा जमकर स्वागत किया। ये देखिए बड़ा जमकर स्वागत किया और अपने खुश हो गया। हम भारतीयों में तो है कि जिसके ऊपर खुश हो गए तो उसको माले माल कर देंगे, सब कुछ दे देंगे, और जिससे नाराज हो गए भले वो एक में रोटी कट रही हो किंतु उसको मार भी डालते हैं। ये खुश है जमोरिन हिंदू राजा। अब देखिए क्या हो रहा है कि हिंदू राजा जमोरिन वास्को डिगामा को अपने साथ क्या ले जाने का, ध्यान दीजिए ये यादव जी मैटर कट तो नहीं रहा है, मैटर कट अपने साथ ये देखिए काली मिर्च, अरे काली मिर्च मसाला भी कह सकते हैं, इसलिए ना कि यूरोप में मसाला की बड़ी मांग थी, काली मिर्च और जड़ी बूटियों। ये देखिए ना इस समय हमारे यहाँ कोरोना आने की वजह से जड़ी बूटियों का बड़ा महत्व बढ़ गया है कि जड़ी बूटियों, ये देखिएगा जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाजत दे दिया कि हे वास्को डिगामा ले जाओ खरीद कर, ध्यान दीजिएगा ले जाओ मसाला, काली मिर्च और जड़ी बूटियों। अब देखिएगा वास्को डिगामा जिस माल को खरीद कर लेकर वापस गया, आने जाने का देखिए प्रॉफिट होने जा रहा है, आने जाने का खर्च निकाल देने पर प्लस माइनस कर देने पर वास्को डिगामा को कितना मुनाफा हुआ था, तो आप कह लीजिए 60 गुना। ये देखिए 60 गुना का मुनाफा हुआ था वास्को डिगामा को। अरे बाप रे बाप, इससे बड़ा व्यापार क्या? अरे भाई किसी व्यापार में यदि दुगुना फायदा हो जाता तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। देख रहे हैं यहाँ दुगुना नहीं है बल्कि 60 गुना फायदा है, इससे अच्छा व्यापार कहाँ मिलेगा। आओ चले इंडिया चलते हैं। पुर्तगालियों का भारत में आने का तांता लग गया कि चलो मसाला ले आते हैं। सुन, पुर्तगाली आने लगे, गोवा दमन दीव पर अपना कब्जा किए पहुंचकर। गोवा दमन दीव या लिख लीजिएगा, ये देख रहे पुर्तगाली पहुंचे और भारत से क्या क्या ले जा रहे हैं। भारत से सबसे पहले मसाला ये देख रहे ये वास्को डिगामा जो देख रहे हैं ना, इसका उद्देश्य ये अपने शब्दों में लक्ष्य बताया था। क्या लक्ष्य बताया था कि ईसाई सब थे, हम ईसाइयों का भारत आने का लक्ष्य क्या है कि मसाला ले जाना। लिख लीजिएगा, इसका है अपने शब्दों में व्यक्त किया था कि हम ईसाइयों का लक्ष्य भारत में आने का मसाला ले जाना। देखिए मसाला, दूसरे नंबर पर सूती वस्त्र और तीसरे नंबर पर नेल कपड़े में लगाने वाला खेती, सोरा अल्कोहल, सोरा ये अब देखिएगा सोरा, ये पुर्तगाली क्या करते थे, भारतीय बाजारों से इनको, ध्यान दीजिएगा, इनको कम दामों पर खरीदकर यूरोपीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे और यहाँ के लोगों को क्या देते, सोना एवं चांदी देते थे। ये देखिए भाई सोना चांदी अपने भारतीयों में ना आप देखोगे तो सोना चांदी बड़ा प्रिय है लोगों को, बड़ा प्रिय है लोगों को, ठीक ना। चलिए ये के लिए अभी इतना सुन लीजिए, फिर आगे अभी है इसके बारे में। इतना तो सामान्य क्वेश्चन बना है आपका। आइए एक बार और सुना देते हैं इसको, आप लोग तैयार हो जाइए सुनने के लिए कि यहां से कि 1492, ये देखिए भाई नोट करेंगे कायदे से हमारे साथ तो सब तैयार होता जाएगा ना। 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला, किंतु कोलंबस भारत न पहुंचकर बल्कि अमेरिका की तरफ चला गया। 1498 में, ये देखिए 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डिगामा यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला। अफ्रीका का चक्कर करता हुआ 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद गुजराती अब्दुल मनीत की सहायता से
काली प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पर अपना बेड़ा उतारा। कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन वास्को डी गामा का जमकर स्वागत किया और अपने साथ काली मिर्च और जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाजत दे दिया। वास्को डी गामा जिस माल को लेकर वापस हुआ था, आने जाने का खर्च निकाल देने पर 60 गुना का मुनाफा हुआ था। इस प्रकार पुर्तगालियों का भारत में आने का क्रम जारी हो गया। पुर्तगाली भारतीय बाजारों से मसाला, सूती वस्त्र, नील तथा सोरा को कम दामों पर खरीद कर यूरोपीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे और यहाँ के लोगों को सोना एवं चांदी देते थे। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। अब आइए, अभी पुर्तगालियों चल रहा, पुर्तगालियों का ये देखिए, पुर्तगाली लिख लीजिए, पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था? पुर्तगालियों का उद्देश्य था कि सबसे पहला उद्देश्य तो मान लीजिए व्यापार तो था ही। व्यापार के लिए ना पहले से ये लोग जमे हुए थे, अरबों तथा वेनिस, ये देखिए वेनिस देश के थे। इन दोनों को भारत के व्यापार से हटाना पहला उद्देश्य था कि जो अरबी हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद वेनिसों को भारत के व्यापार से बहिष्कार करना, हटाना। दूसरा उद्देश्य था भारत में कौन सा? ईसाई धर्म का क्या करना? प्रचार करना। ये दूसरा उद्देश्य था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये क्लियर हुआ। अभी और आगे देखिए, अब आपको हम दिखा देते हैं कि 1500 में दूसरा पुर्तगाली आया था। क्या नाम है? पेड्रो। थोड़ा नाम कठिन है। दूसरा पुर्तगाल पेड्रो आया हुआ है, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये देखिए, ये यहां दूसरा पुर्तगाली, यानी वास्को डी गामा के बाद पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। कितने में? 1500। ये देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1500। 1500 कितने में? 1502 में। वास्को डी गामा, ये देखिए, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। दूसरी बार भारत आया था और कहा था, क्या कहा? स्टेटमेंट था कि हम ईसाइयों, ये देखिए नोट कर लीजिए, हम ईसाइयों का क्या? हम ईसाइयों का लक्ष्य भारत से क्या ले जाना है? मसाला। हम ईसाइयों का लक्ष्य भारत से मसाला ले जाना है। इसको नोट कर लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भी क्लियर, मसाला ले जाना है। ये हो गया। 1503 तो हम आपको बता के आए हैं। ये देखिए 1503 पहली फैक्ट्री, कारखाना पुर्तगालियों का कहा? कोचीन कह लो आप, जिसको हम लोग पहले कोचीन को। ये क्लियर हुआ। एक और है, 1505 में इनका क्वेश्चन आया है कि पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना कब और कहां स्थापित? वहीं पर जहां ये लोग हैं ना, कन्नूर। दूसरा नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना कन्नूर में कितने में? 1505। 1505 में कन्नूर में स्थापित हुआ। ये क्लियर हो गया हमारा आपका। इसको हम हटा देंगे, फिर एक वर्ड भरेंगे आपको हम। क्लियर ना? उद्देश्य अरबों तथा वेनिस को भारत के व्यापार से हटाना, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। क्लियर हो गया। दूसरा पुर्तगाली कब आया था भारत में? कौन था? तो 1500 पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। वास्को डी गामा 1502 में आया और 1503 में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों कहा? कोच्चि। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में, और वास्को डी गामा अपने ही शब्दों में व्यक्त किया था कि हम ईसाइयों का भारत में आने का लक्ष्य मसाला ले जाना, मसाला ले जाना। हटा दिए। अब देखिए,
आगे क्या होने जा रहा है। भारत में प्रथम पुर्तगाली कौन था? 3 पुर्तगाली वायसराय कह लीजिए। ये देखिए, लिख लो आप लोग कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ये देखिए पुर्तगाली वायसराय ये है। जैसे अपने यहां राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के समकक्ष वायसराय, पहला वायसराय क्या नाम था? उसका नाम आप नोट करेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नोट कर लीजिए, ये है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला क्वेश्चन तो यही जान गए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 2-3 क्वेश्चन यहां हम बताएंगे। यहां पहला वायसराय था। इसी के समय में ये कह लीजिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब एक चीज और जान जाइए कि इसी के ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया था। इसी के साथ लेके चले आइएगा ये सब ब्लू, नोट कर लीजिए, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये देखिए, इसको हम क्या कह लेंगे? शांत जल की नीति, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किस वायसराय के समय? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये क्या है आप जानना चाहते क्या? तो पुर्तगाल गवर्नमेंट क्या की थी ना, पुर्तगाल गवर्नमेंट अल्मेडा को निर्देश दी थी। ये देखिए, अल्मेडा को क्या थी? निर्देश दी थी कि भारत में, ये देखिए भारत में, नोट कर लीजिए, भारत में एक ऐसा दुर्ग का निर्माण किया जाए, भारत में एक ऐसा दुर्ग का निर्माण किया जाए जिस, ये दुर्ग मतलब किला, जिसका उद्देश्य, ध्यान देना है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर, देखिए ऐसा किला का निर्माण करो कि जिसका उद्देश्य कि सुरक्षा न होकर बल्कि हिंद महासागर, ये देखिए हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। ये देखिए, मतलब इस दुर्ग का लक्ष्य व्यापार है, इस व्यापार को एकाधिकार कायम करना। ये देखिए एकाधिकार, इसी को क्या नाम दिया गया है? ब्लू वाटर पॉलिसी। किसके समय में? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पहला वायसराय था। पहला वायसराय, पुर्तगाल गवर्नमेंट निर्देश दी थी, फिर पुर्तगाल गवर्नमेंट निर्देश दी थी कि भारत में एक ऐसा दुर्ग का निर्माण किया जाए जिसका उद्देश्य सुरक्षा नहीं, ध्यान दीजिए, सुरक्षा न होकर बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर क्या कर रहा? एकाधिकार कायम करना। इसी को नाम दिया गया शांत जल की नीति। पुर्तगाली ही पहले हैं जो सामुद्रिक व्यापार मार्ग को आगे बढ़ाए थे। पहले लिख लीजिएगा, पुर्तगाली समुद्र मतलब समुद्र, जल मार्ग, हिंद महासागर देख ही रहे हैं, अरब सागर देखिए, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, सामुद्रिक व्यापार की ये लोग स्थापना किए थे। सामुद्रिक व्यापार की स्थापना पहले यही लोग थे। और फिर आप आगे देखेंगे ना, पुर्तगाली लूटपाट, पुर्तगाली आप देखेंगे तो, अच्छा इसको हटा देते हैं, हुगली है, बंगाल की खाड़ी। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, बंगाल हुगली, क्या कह लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी, हुगली यही है, हुगली बंगाल की खाड़ी को ये लोग किस रूप में? लूटपाट
चोरी डकैती के रूप में इस्तेमाल किए थे। मतलब हमारा व्यापार कायम स्थापित होना चाहिए, कैसे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना लो। आपसे पूछा गया है कि पुर्तगाली चोरी डकैती लूटपाट के लिए किसको इस्तेमाल किए थे, तो आप बताना। हुगली, बंगाल की खाड़ी, देख रहे हैं, लूटपाट कह लिया जाए, ये नोट कर लीजिए, लूटपाट के लिए ये लोग इस्तेमाल किए थे। पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसी के समय में शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, पुर्तगाल गवर्नमेंट का निर्देश, क्या निर्देश था कि हे अल्मेडा, भारत में एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करो जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार कायम स्थापित करना। पुर्तगाली पहले थे जो सामुद्रिक व्यापार की स्थापना किए, और हुगली में लूटपाट, अपने व्यापार को कायम स्थापित करने के लिए लूटपाट। आगे दूसरा पुर्तगाली वायसराय क्या है? अल्फांसो, ध्यान दीजिए, अल्फांसो अल्बू, नोट लो कर लीजिए, अल्बू कर्क। अल्फांसो अल्बू कर्क कौन था, तो नोट कर लीजिए, दूसरा पुर्तगाली वायसराय, दूसरा पुर्तगाली वायसराय। इसके समय पूछा गया है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ये देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नाम बताइएगा, यही है कोचिन को। कौन पुर्तगाली वायसराय? कोचिन, वही जो कोचिन नाम है, कोचिन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, यही था। कोचिन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया, ये देखिए, मुख्य केंद्र बनाया, मुख्य केंद्र कहिए या मुख्यालय कहिए, मुख्य केंद्र। और भारत में उस वायसराय का नाम बताइए जो भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने, ये देखिए दो बातें हैं, भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने तथा पुर्तगाली बस्ती, अस्थाई कह लीजिए, अस्थाई पुर्तगाली बस्ती, मतलब भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़े और अस्थायी रूप से ये लोग निवास करें, इसके लिए एक उपाय ढूंढ निकाला। कहा, ये देखिए, कहा कि जो निम्न वर्गीय पुर्तगाली हैं, ये देखिए, जो निम्न वर्गीय पुर्तगाली हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह करें। और इतना भारतीय महिलाओं का इतना महत्व कम हो गया। आज देख लीजिए भारतीय महिलाओं का कितना तेज तर्रार है, सारा रास्ता और हर क्षेत्र में है। हम तो कहीं भी भटकते हैं तो वाइफ तुरंत रास्ता देती है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो। ये लोग क्या किए, देख रहे, अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ के, भारतीय महिलाओं से विवाह करो, विवाह कर लोगे तो क्या होगा, स्थायी बस्ती बढ़ जाएगी, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ जाएगी। यही काम किया था। ये क्लियर हुआ ना, ये इतना आपका हम क्लियर कर ले गए। भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। कोचिन को मुख्य केंद्र बनाया पुर्तगालियों का, और पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाना प्लस भारत में अस्थाई पुर्तगाली बस्ती बसे, इसके लिए
निम्न वर्गीय, जो निम्न किस्म के थे, निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो। अब लीजिए, वो भी उच्च नहीं, इतना हमारे इंडिया भारतीय महिलाएं खराब हो गई हैं, तुम अच्छे हो, अरे विवाह करना है तो जो उच्च वर्गीय उनसे करो। निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो और अस्थायी बस्ती बनाओ, ये इसी का काम था। चलिए आगे लेके चले, आगे क्या स्थिति बन गई है। तीसरा एक और आया था नीनू, ये देखिए ये भी पुर्तगाली वायसराय है, नीनू डी कुन्ना। नीनू डी कुन्ना के समय में पुर्तगाली कोचीन से हटाकर गोवा को, देख रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसी वायसराय के समय में पुर्तगाली गोवा को क्या बना लिए, गोवा को अपनी राजधानी बना लिए। ये क्लियर हो गया, राजधानी बन गई। अब आइए तंबाकू क्वेश्चन है, तंबाकू और आलू मक्का भारत में, ये देख रहे हैं भारत में किसकी देन है, भारत में पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगाली ही लेकर आए थे। ये फिर देखिए जहाज निर्माण, जहाज अपने यहां जो जहाज निर्माण होता है ना, जहाज निर्माण, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग, ये देख रहे प्रिंटिंग प्रेस, ये भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब और कहां पुर्तगाली पहली बार स्थापित किए थे, तो 1556। ये देखिए 1556 गोवा में पुर्तगाली प्रथम प्रिंट, नोट कर लीजिए, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए थे। ये क्लियर हो गया है आपका, इतना क्लियर हो गया। नीनू वायसराय, ये देख रहे वायसराय नीनू डी कुन्हा के समय में पुर्तगाली गोवा को अपनी राजधानी बनाए, क्लियर हो गया। तंबाकू आलू मक्का भारत में पुर्तगालियों की देन है। भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण प्रिंटिंग, ये भी पुर्तगालियों की देन है। 1556 गोवा में पहली बार पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, सारी चीज बता ले गए हैं। पुर्तगालियों के पतन का कारण, आइए पुर्तगालियों के पतन का पहला कारण क्या था। ये देखिए पहला कारण था कि नोट कर लीजिए कि भारतीय जनता, आगे भारतीय जनता के साथ धार्मिक, देख रहे हैं ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे ना, वहीं पर जोड़, धार्मिक सहिष्णुता की, धर्म चेंज करा रहे थे। धार्मिक, ये अच्छा क्वेश्चन है, धार्मिक असहिष्णुता की नीति को लाए थे, पतन का कारण बना, हम आप समझ गए। और दूसरा पतन का कारण इनका था, दूसरा पतन का कारण इनका क्या बना कि गुप्त रूप से, ये देखिए क्या लिखा जा रहा कि गुप्त रूप से, मतलब कह लिया जाए कि
चुपके 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 क्या करना, व्यापार करना, चुपके चुपके व्यापार करना, तथा चोरी डकैती लूटपाट। ये देख रहे, चोरी डकैती बहुत बड़ा कारण बना था पतन का। चोरी डकैती लूटपाट अपनी नीति का एक हिस्सा बनाए, जो इनकी पॉलिसी थी, जो इनकी नीति थी। नीति के अंतर्गत इन्होंने चोरी डकैती लूटपाट कहाँ, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, चोरी डकैती करो, ये भी पतन का कारण बना। तीसरा क्या था कि अन्य जो और व्यापारिक कंपनियां थी, अन्य व्यापारिक कंपनियों, अन्य यूरोपीय, लिख लीजिए, अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के साथ क्या, प्रतिस्पर्धा रखना, ये भी पतन का कारण बना। प्रतिस्पर्धा रखना पतन का कारण बनी। ये देखिए क्लियर कर ले गए कि पुर्तगालियों का भारत से पतन कैसे हो गया था। भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, यानी इनका उद्देश्य ही था कि ईसाई धर्म का प्रचार करो, गुप्त रूप से चुपके चुपके व्यापार करो, चुपके चुपके चोरी डकैती लूटो ताकि अपना व्यापार बढ़ाओ। और अन्य जो व्यापार, अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जो थी, उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा, मिलजुल कर प्रतिस्पर्धा, मौका पाने पर लूट लेते थे। पतन का कारण, चलिए ये हम आपको पुर्तगाली पढ़ा ले गए। अब हेडिंग दिखाइए, हेडिंग दिखा दीजिए कि भारत में, ये देखिए यहां क्या दिखाया गया कि भारत में डचों का प्रवेश, भारत में डचों का प्रवेश। आइए इसको भी देख लेते। डच, आपसे क्वेश्चन पूछा गया डच कहाँ के निवासी, तो आप बताना कि डच हालैंड, जिसको भूगोल में पढ़ेंगे नीदरलैंड के निवासी थे। क्लियर। 16 अभी लिखवा के आ रहे हैं ना, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। नोट कर लीजिए 1602 में 1600, फिर देखिए 1605 में डचों का कौन सा प्रथम कारखाना, नोट कराए हैं ना, कहाँ, दक्षिण भारत, मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ, मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ। ये तो हम आपको पीछे बता के भी आ रहे हैं, दोनों क्लियर रखिए। अब आप देखिए डचों का उद्देश्य क्या था। डचों का उद्देश्य, आगे देखिए, डचों का उद्देश्य था भारत, समझिएगा उद्देश्य, ये दिखा दीजिए यहाँ उद्देश्य। डचों का उद्देश्य था भारत के किसमें, मसाला क्षेत्रों पर क्या करना, कब्जा करना। भारत के मसाला क्षेत्रों पर क्या कर लो, कब्जा। इसके लिए मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए डचों को क्या करना पड़ा, पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा, यानी पुर्तगालियों से लोहा लेना पड़ा, पुर्तगालियों से लोहा लेना पड़ा, लड़े ये। पुर्तगाली जब धीरे धीरे कमजोर पड़े तो डच धीरे धीरे भारत के, ध्यान दीजिए, भारत के सभी मसाला क्षेत्रों, ये देखिए, भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पर भी कब्जा कर लिए। नोट कर लीजिए, भारत पर कब्जा करने के साथ इंडोनेशिया, जावा और
सुमात्रा पर भी ये लोग कब्जा कर लिए थे, भी भूगोल में पढ़ेंगे, मसाला वाला क्षेत्र है। ये लोग क्या क्या भारत से ले जाते, जो अभी लिखवा के आए हैं, सूती आयात, ये लोग भारत से निर्यात करते थे। ये देखिए सूती वस्त्र, मसाला, वही लिखवा के आए हैं ना, मसाला और नील, सोरा, और दो बढ़ा लीजिए, रेशम और अफीम। ये देखिए अफीम, ये लोग यहां से ले जाते थे, उठा ले जाते थे, इतना कम दामों पर खरीद के उठा ले जाते थे। एक चीज और पूछा गया कि भारत से सूती वस्त्र, नोट कर लीजिए कि भारत से सूती वस्त्रों को निर्यात बनाए, निर्यात देख रहे हैं, निर्यात मतलब भेज रहे हैं, निर्यात बनाए रखने का श्रेय किसको दिया गया है? तो डचों को दिया। भारत से सूती वस्त्रों को निर्यात बनाए रखने का श्रेय डचों को दिया गया है। क्लियर हो चुका, इतना क्लियर कर लीजिए तो हटाते हैं। हालैंड नीदरलैंड के निवासी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया, 1605 में डचों का पहला कारखाना। डचों का उद्देश्य, नोट करिए, डचों का उद्देश्य भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करना। इसके लिए डचों को पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा। पुर्तगाली जब कमजोर पड़े तो डच धीरे धीरे भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। इसके अलावा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पर भी कब्जा कर लिए थे। डच भारत से सूती वस्त्र, मसाला, नील, सोरा, रेशम और अफीम को निर्यात करते थे। सूती वस्त्रों को निर्यात बनाए रखने का, देख रहे हैं, सूती वस्त्रों का निर्यात बनाए रखने का श्रेय किसको? डचों को। ये क्लियर हो गया। 1610, ये देखिए, इसको हटा लेते हैं। आइए एक बोल्ड हम और भरते हैं। 1610 का समय, 1610 में चंद्रगिरी, वही किनारा है, चंद्रगिरी के राजा से डच समझौता करके, ये देखिए, पुलिकट में अपनी फैक्ट्री खोले। पुलिकट में, ये देखिए, फैक्ट्री, कारखाना खोले और पुलिकट को ही डचों का, ये देखिए, मुख्य केंद्र बनाए। ये देखिए, ये यार पुलिकट आप याद रखेंगे, पुलिकट मुख्य केंद्र बनाए। और फिर आइए 1610 की घटना है। 1610 के बाद चले आइए 1627 बंगाल के कहाँ? पीपली में। ये बंगाल, इसको नोट कर लीजिए, बंगाल के पीपली में ये कौन सी डच फैक्ट्री स्थापित किए। पुलिकट में स्थापित किए, पीपली में स्थापित किए 1627। और 1658 में कलकत्ता, क्या था? कासिम बाजार, आगे बढ़ा ले गए, कासिम बाजार, बालासोर, ये देखिए, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, देख रहे हैं, पटना तथा नेगापट्टम में, ये देखिए, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टम में क्या स्थापित किए? फैक्ट्री। देख, क्लियर हुआ। 1690 में डच मुख्यालय पुलिकट से हटाकर कहां स्थापित किए थे? ये देखिए, नेगापट्टम, नोट कर लीजिएगा। 1690 में पुर्तगाली अपना मुख्यालय पुलिकट से हटाकर नेगापट्टम में स्थापित किए। फिर देखिए
1700 कौन सा युद्ध है? बेदरा, बेदरा, ड भी कहीं कहीं, बेदरा का युद्ध कितने में है? 1759। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच? ये देखिए, डचों एवं अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज डच को बुरी तरह से पराजित कर दिए। इसी युद्ध के बाद डचों की शक्ति नष्ट हो गई थी, खत्म हो गए। डच अब आगे बढ़ाइए। मतलब युद्ध का, ये जो बेदरा का युद्ध देख रहे हैं ना, ये 1759 है। डच और अंग्रेजों के बीच डच पराजित हो गया। इसी युद्ध के बाद डचों की शक्ति समाप्त हो गई। डच पुर्तगाली को व्यापार से तो निष्कासित कर दिए थे। देखें, डच पुर्तगालियों को तो भारत के व्यापार से निष्कासित कर दिए थे, किंतु डच अंग्रेजों को, ये देखिए, अंग्रेजों के नौसेना शक्ति के सामने नहीं टिक पाए थे, समाप्त हो गए थे। चलिए एक बार इनको और दिखा लीजिए, एक नजर दौड़ा लीजिए कि 1610 में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करके पुर्तगाली पुलिकट में फैक्ट्री, और पुलिकट को ही पुर्तगाली कह रहे हैं, डच फैक्ट्री स्थापित किए, और डच पुलिकट को अपना मुख्य केंद्र बनाए। फिर देखिए 1627 में डच बंगाल के पीपली में फैक्ट्री स्थापित किए। 1658 में डच कलकत्ता, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टम में डच फैक्ट्री स्थापित किए। 1690 में डच अपना मुख्यालय या मुख्य केंद्र पुलिकट से हटाकर कहाँ, नेगापट्टम में, और 1759 में बेदरा का युद्ध, डचों और अंग्रेजों के बीच डच पराजित। इसी युद्ध के बाद डच की शक्ति भारत से समाप्त हो गई। डच पुर्तगालियों को तो भारत के व्यापार से निष्कासित कर दिए थे, किंतु अंग्रेजों के नौसेना के सैनिकों के सामने नहीं टिक पाए। डचों के पतन का क्या कारण था? डचों के पतन का पहला कारण था कि हॉलैंड, ये देखिए, हॉलैंड सरकार का सीधे डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, मतलब जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस पर हॉलैंड गवर्नमेंट का सीधे नियंत्रण होना, ये पतन का एक कारण बना था। अपने हाथ में वहीं से डील कर रही थी, और डच अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रष्ट, अयोग्य, ये देखें, नोट कर लीजिए कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अयोग्य एवं भ्रष्ट होना, ऑफिसरों और कर्मचारियों अयोग्यता और भ्रष्टता में लिप्त होना, ये भी डचों के पतन का कारण। दूसरा कारण यही बताए, हॉलैंड गवर्नमेंट सीधे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथ में ली थी, पतन का कारण। चलिए इस वीडियो जरूर पूरा पढ़ना। आपको हम कायदे जितना क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ दिखा ले गए, ठीक ना? तो चलिए ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं। धन्यवाद।